प्रेशर डिफरेंसेस के केसेस के नाम क्या थे? बोलो। मोहम्मद, अंकुश, last time we had the 3 cases of free surface of liquid where we find out the pressure differences. What was that? Pressure differences क्या-क्या थे? Sir, inside pressure equals to outside pressure. Outside pressure is greater than inside pressure, and inside pressure is greater than outside pressure. Mohammed, I wanted to know the cases name, not the pressure conditions over there. If free surface of a liquid is plane. Right. If free surface of liquid is plane, so when we having a plane surface, at that time there is no pressure differences. It means that inside pressure which is equal to outside pressure. मोहम्मद समझ में आया? Okay. और भी 2 केसेस थे. और भी 2 free surface of a liquid is convex. Convex and concave. First concave, then convex. Okay, sir. तो concave में condition क्या था? Outside pressure is greater than the inside pressure. Yes. ऊपर vertically up. Outside pressure is greater than the inside pressure. Convex. Inside pressure is greater than the outside pressure. Inside pressure greater than the outside pressure. Okay. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब के अंदर के सिचुएशन के बारे में बताया था कि whenever we dip our capillary tube inside the beaker and that beaker which is containing a water. So when we dip that capillary tube, at that time that water which should be started to rising. क्यों ऊपर आता है पानी? Last time we discussed the condition about it. बोलो अंकुश, मोहम्मद. मोहम्मद तेरी वॉइस बहुत लैग हो रही है. मोहम्मद, your voice is lagging now. Ankush. Yes, sir. Let me know if we dip that capillary tube inside a beaker, and that beaker which should be containing a water, then why should be a water which should be started to rising up? वो पानी ऊपर क्यों आता है कैपिलरी ट्यूब में? कंडीशन बताया था मैंने. क्योंकि सर उसकी लेयर को डिफेक्ट पड़ता है सर. थोड़ा अच्छे से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से. महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आवाज आ रही है आपको? ओमकार, ओमकार पोटे. यस सर. लेट मी नो. सब प्रेशर को इक्वल करने के लिए. नॉट प्रेशर को इक्वल करने के लिए. कैसे? हमें रीजन चाहिए ना, पानी ऊपर क्यों जाता है? सर कौन अब सर लिक्विड ऊपर जाता है, ऊपर जाता है इसके लिए ना. हाँ, पानी ऊपर क्यों जा रहा है? जो भी लिक्विड है ऊपर क्यों जा रहा है? यस मोहम्मद, राइट है. बॉटम मेनिस्कस कॉनकेव है ट्यूब के अंदर. कॉनकेव है, ओके. और तो कॉनकेव का रीजन क्या था? एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल. राइट. सो दैट आउटसाइड प्रेशर व्हिच इज ग्रेटर देन द इनसाइड प्रेशर. तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, वाटर हमारा जो भी लिक्विड है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. इज दैट क्लियर? कॉनकेव में हम लोगों ने यही लिखा था ना, that force due to the surface tension acting vertically upward direction, so that the resultant force which is also acting vertically upward direction. That's why that outside pressure which is greater than the inside pressure. The pressure जहाँ पे greater होगा, liquid उसी तरफ travel करेगी. Is that clear? अब कैपिलरी ट्यूब को जब बीकर से बाहर निकालते हैं तो जो वाटर है उस कैपिलरी ट्यूब में वो नीचे की तरफ क्यों आता है? ऐसा क्या कंडीशन? ग्रेविटी. सॉरी, ग्रेविटी नहीं यार.
मैंने ग्रेविटी बताया था। अंकुश ग्रेविटी बताया था क्या? नो सर। क्या बताया था फिर? क्या रीजन दिया था? मैं चीटिया। So inside वरुण, pressure is greater than outside. वरुण हाँ सर। लेक्चर में बैठा, तेरे को समझ में आता है? क्या था अंकुश? किस वजह से कैपिलरी ट्यूब बाहर निकालने के बाद पानी नीचे क्यों जाता है, या फिर जो भी फ्लूइड है वो नीचे क्यों आ रहा है? मोहम्मद, महालक्ष्मी, सब प्रॉपर्टी मोहम्मद, ऑफ सरफेस टेंशन। प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सारे पार्ट सरफेस टेंशन में ही है, बट यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं, यहाँ पर एक दूसरी चीजें हैं जो रीजन है जिसकी वजह से ट्यूब को क्योंकि बाहर सर निकालने के बाद पानी नीचे जाता है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहे हैं, क्यों रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड है? क्योंकि सर आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द इनसाइड प्रेशर। अंकुश गलत हो गया यहाँ पे, यस सर। क्योंकि जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के टाइप पे जो उसका अंदर का लेयर है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, और जैसे ही वो कॉन्वेक्स होता है तो इनसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है आउटसाइड प्रेशर के कंपेयर में, यस जिसकी सर। वजह से डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, और जो पानी है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इधर पानी की जगह पे कोई दूसरा भी फ्लूइड होगा तो भी वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट थे लास्ट टाइम के जो हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंसेस में किए थे। अब इसी पे डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन है, सो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। सर सर ऑब्टेन, हाँ सर एक डाउट था। पूछिए, हाँ पूछिए। हाँ सर, इसमें डायग्राम में सर प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल्स वाई इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ बी। सर ये पूछ डायग्राम में आपने पूरा डायग्राम देखा था अंकुश? यस सर। यस सर। यस सर। पॉइंट बी कहाँ पे था? जस्ट बिलो द कर्व सरफेस। पॉइंट यस बी सर। कहाँ पे था? जस्ट बिलो द कर्व सरफेस, राइट? ये हमारा कैपिलरी ट्यूब था, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे कर्व सरफेस था, जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में क्या था? कर्व सरफेस था अंदर। जब हम लोग इसको डिप करते हैं तो हमें कॉनकेव सरफेस दिखाई देता है, लेकिन इस ट्यूब के बाहर हमारे पास दो पॉइंट है जहां पे प्लेन सरफेस है, सी एंड डी। तो प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग देयर इज नो प्रेशर डिफरेंसेस, और कॉनकेव सरफेस के अकॉर्डिंग प्रेशर ए विच इज ग्रेटर देन द प्रेशर बी, तो पी ए विच इज ग्रेटर देन द पी बी, सिमिलरली पी सी विच इज इक्वल टू पी डी, बिकॉज देयर इज नो प्रेशर डिफरेंसेस। अब सिमिलरली यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं, जैसे अकॉर्डिंग विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA इज इक्वल टू PC, क्योंकि दोनों ही साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। यस और नो? यस सर। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग फॉलो करें तो क्या लगता है, PD ग्रेटर है PB से या नहीं? ग्रेटर है सर, प्रेशर डिफरेंस नहीं है इसलिए। PD is greater than the PB, and that condition will remain the same until the capillary tube is completely not get filled. जब तक ये completely fill नहीं हो जाता तब तक इसके पास प्लेन सरफेस नहीं होगा। जिस दिन ये पूरा फिल हो जाएगा, प्लेन सरफेस बन जाएगा, तो PB इक्वल हो जाएगा PD से। अंकुश यस सर। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। Write on question. Obtain an expression for the rise of liquid
obtain an expression for the rise of liquid in a capillary tube. Rise of liquid in a capillary tube. अब उसके नीचे और लिखो और दूसरा क्वेश्चन लिखो. Add on next question. Derive an expression for height of liquid column. Derive an expression for height of liquid column when a capillary tube is vertically dipped in a liquid. Is vertically dipped in a liquid. Is vertically dipped in a liquid. लिखे दोनों क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखे आप लोगों ने? सर एक बार Yes, sir. वापस रिपीट क्वेश्चन करो एक रिपीट बार. करेंगे. Derive an expression of a height Derive. of liquid column is When I repeat that question, derive an expression for height of liquid column when a capillary tube is vertically dipped in a liquid. Is vertically dipped in a liquid. Done. Is vertically dipped in a liquid. लिखे क्वेश्चन. Yes, sir. ओके. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सारे पीडीएफ भेज दिए थे, मिले थे आप लोगों को? Yes, Yes, Samir. sir. ओके. अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डायग्राम आता है वो डायग्राम देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड बढ़ रही है, लिक्विड आगे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, उसका हाइट वाला इक्वेशंस क्या होगा. डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को?
ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम बना लो। विल गो पॉइंट टू पॉइंट गाइस। पहले डायग्राम बना लो आप। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है which is representing the radius of capillary tube, h which is representing the height of a liquid level in the tube, capital T which is representing the surface tension of liquid, rho which is representing the density of liquid, and that small g which is representing the acceleration due to gravity. सिर्फ डायग्राम लिखना है, नीचे के पॉइंट नहीं लिखने हैं अभी, जब बोलूंगा तभी लिखना है। If you're done, then let me know, huh? Sudden. Let everyone complete. Done, sir. Done all? Yes, sir. Okay. अब guys यहाँ पे हो क्या रहा है exactly? When we having a one glass of capillary tube. Suppose we having a one capillary tube, and that capillary tube is dipped into a liquid. Then the liquid which should be started to rising up in the capillary. Why? Just because inside the capillary tube it should be create the one concave surface, and that outside pressure is greater than the inside pressure. That's why that liquid which should be started to rising up inside the capillary tube. Second point में हम लोग लिख सकते हैं that force of magnitude T acts on unit length of liquid surface which is in contact with the wall of capillary tube. मतलब जैसे ही हम लोग कैपिलरी को बीकर के अंदर डिप कर रहे हैं, तो डिप करने की वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो कैपिलरी का रेड वाला वॉल देख रहे हैं ना आप लोग, इस वॉल पे टेंशन फील हो रहा है। अगर गाइस हम लोग भी पानी के अंदर जाएं तो पूरा का पूरा जो टेंशन है वो कहाँ पे फील होता है? हमारे चेस्ट पे। यस और नो? कभी फील होता है या नहीं कि अगर हम लोग पानी के अंदर काफी नीचे जाएं तो पूरा का पूरा प्रेशर हमारे चेस्ट पे फील होना शुरू होता है? तो बेसिकली हमारे बॉडी का ये वॉल है। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पर अगर लिक्विड बीकर को हम लोगों ने डिप किया हुआ है तो उसके वॉल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को यहाँ पे T से डिनोट किया हुआ है। दैट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ T acts on unit length of liquid surface which is in contact with the wall of capillary tube. Is that clear everyone? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? नहीं कौन? नाम बताओ। वरुण। वरुण, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। पहला पॉइंट क्या बोला बता मुझे।
फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? बताओ क्या समझे आप फर्स्ट पॉइंट? कैपिलरी ट्यूब को बिकर में डाला, बस। वाटर राइज हुआ क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे गधेड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है। आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर। व्हाई? आउटसाइड प्रेशर किस वजह से ग्रेटर हो गया? रीजन बताया मैंने। आउटसाइड प्रेशर किस वजह से ग्रेटर हुआ? अंकुश, इसका भी क्योंकि सर रीजन बताने के बाद ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। सर इसका सरफेस कॉन्केव है इसलिए। यस, कैपिलरी ट्यूब का जो अंदर का सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है, जिसकी वजह से ऊपर का प्रेशर ग्रेटर हो गया है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में क्या था कि कैपिलरी ट्यूब को अंदर डिप किया हुआ है, तो डिप करते ही ये जो रेड वॉल दिखाई दे रहा है ना आप लोग, ये रेड वॉल दिखाई दे रहा है, यस सर यस। ये कैपिलरी ट्यूब का वॉल है। तो इसके बाहर भी तो पूरा वाटर है, यस और नो? यस सर। तो ये वाटर उसको क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वाटर क्या अप्लाई कर रहे हैं उसको? फोर्स। तो दैट कैपिलरी ट्यूब which feels the force in outside of its wall, तो उसका पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, the force of magnitude T acts on unit length of liquid surface which is in contact with the wall of capillary tube। मतलब कैपिलरी ट्यूब के वॉल पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं and that is representing in the magnitude of T। Is that clear? वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे T से डिनोट किया हुआ है। समझा ये पॉइंट सबको? हाँ सर। Is that clear? अब थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे that tension, either we can say that force can be resolved into the two types of component, T cos theta and T sin theta। T cos theta vertically upward direction and T sin theta along horizontal direction। गाइस एक एक पॉइंट आप लोग लिखना पहले अभी सुन लो, अभी लिखने में नहीं लग जाना, अभी पहले समझ लो, then we'll move point to point again। that force which should be resolved into the two types of component, T cos theta, T sin theta। T cos theta vertically upward and T sin theta along horizontal। After that guys, let me know ki which type of component which is effective over here to rise the water in a capillary tube। T cos Let me know। Sorry? T cos theta sir। Right, T cos theta is effective over here, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जा रही है, एंड दैट T sin theta which is not responsible to rise the capillary tube। तो T sin theta को हम लोग यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लेक्ट करने के बाद वी आर हैविंग अ टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड कॉलम। तो टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड कॉलम, जब उस पॉइंट पे आएंगे तो वहां पे T cos theta इफेक्टिव है, वो यूज कर लेंगे हम लोग। मतलब मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। सपोज ये हमारे कैपिलरी ट्यूब का आउटर सरफेस है, राइट। अब यहाँ पे जो भी फोर्सेस फील हो रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में फील हो रहे हैं, मतलब T cos थीटा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, T cos थीटा into 2 pi r। Can you know me what is it 2 pi r? 2 pi r क्या है? सर पेरीमीटर, सॉरी, सरकमफ्रेंस। circumference। That 2 pi r is the circumference। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स होगा वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होगा, T cos थीटा पे भी और सरकमफ्रेंस पे भी। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड वाला डायग्राम भी बना लो, कहीं साइड में बना लो।
सेकंड वाला डायग्राम भी बनाओ कहीं साइड पे। वरुण समझ में आया आपको? हाँ समझा ना। ओके, ये डायग्राम बना लो छोटा वाला जो दिया है। Done. डन। ओके गाइस, अब डेरिवेशन को कंप्लीट करने के पहले जो भी पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो पॉइंट्स को आप लोग जरा लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे कि एग्जैक्टली क्या चलने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, व्हेन ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड, व्हेन ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड into a liquid, when glass capillary tube is dipped into a liquid, then the liquid rises in the capillary, then the liquid rises in the capillary, then the liquid rises in the capillary. Then the liquid rises in the capillary. Why it should be a rises? I hope कि अभी ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी बार इसके बारे में बता चुका हूँ। Yes or no? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ये पहला पॉइंट सबका कंप्लीट हुआ। I repeat that point. When glass capillary tube is dipped into a liquid, then the liquid rises in the capillary. मतलब पॉइंट को काफी छोटा कर दिया ताकि आप लोगों को याद रखने में इजी हो। लिखे, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट स्मॉल r is equal to radius of capillary tube, h is equal to height of liquid level in the tube, capital T is equal to surface tension of liquid, एक और रिपीट करूँ? small r is equal to radius of capillary tube. लिखे, Yes sir. Yes. नेक्स्ट में लिखो h is equal to height of liquid level in the tube, height of liquid level in the tube. लिखे, Yes, sir. Yes. capital T is equal to surface tension of liquid, surface Capital- tension of क्या सर? surface, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है T is equal to surface tension of liquid. नेक्स्ट लाइन में रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। So done. डन। अब सेकेंड पॉइंट लिखो, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड T, capital T, keep it in a bracket, the force of magnitude T act on unit length, the force of magnitude T act on unit length of liquid, act on unit length of liquid surface
act on unit length of liquid surface which is in contact with wall of capillary tube. I repeat that point. The force of magnitude T act on unit length of liquid surface which is in contact with wall of capillary tube. लिखे Done. सेकंड पॉइंट. सर थर्ड पॉइंट होगा ना, सेकंड पॉइंट में तो आपने लेट करके दिया था कुछ. चलेगा थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. This force can be resolved into two components. This force can be resolved into two components. This force can be resolved into two components. कौन से components होंगे? अभिषेक, let me know the components. कौन से components होंगे? अभिषेक शुक्ला. अंकुश बताओ भाई कौन से कंपोनेंट्स हैं? T cos theta और T sin theta. राइट. तो T cos थीटा पहले लिखो. T cos थीटा इस तरीके से T cos थीटा is equal to vertical upward and T sin theta along horizontal. Hello sir. Sir, can you please repeat the fourth point? T cos theta vertical upward, T sin theta along horizontal. Sir, fourth point repeat करिए ना sir. This force can be resolved into two components. This force can be resolved into two components. T cos theta, T sin theta. T cos theta vertical upward, T sin theta along horizontal. Thank you sir. लिखे सबने? Yes sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. वर्टिकल कंपोनेंट इज इफेक्टिव. Vertical component is effective. Vertical component is effective. Horizontal component is not responsible for capillary rise. Vertical component is effective. Horizontal component is not responsible for capillary rise. Horizontal component is not responsible for capillary rise. लिखे? हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. टोटल वर्टिकल फोर्स acting on liquid column. Total vertical force acting on liquid column. Total is equal to per unit length is equal to force per unit length. सर समझ नहीं रहा, आप रिपीट करो ना. Total vertical force acting on liquid column. मैं इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप लोग इक्वेशन में नहीं, पहले
आप लोग सेंटेंसेस में लिखोगे, फिर उसके बाद इक्वेशन में लिखोगे। फोर्स total vertical force acting on liquid column is equal to force per unit length. Force per unit length into circumference. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्या है? T cos थीटा into circumference 2 pi r. Into circumference 2 pi r. Is it our equation number 1? समझे? यस सर। रिपीट करो ना एक और बार 6 पॉइंट। किसका नहीं हुआ अभी तक? बोलो। सर फोर्स इज इक्वल्स टू, सर वो नहीं समझा आगे। अंकुश, यस सर। 4 बार रिपीट किया मैंने। कहाँ सोया है तू? सर आवाज किसी का आवाज नहीं आ रही है क्लियर? नहीं सर, किसी का आवाज आ रहा था बीच बीच में ना सर, समझा नहीं इसलिए। कोई अब आ बीच रही में बोलो मत। Total vertical force acting on liquid column is equal to force per unit length into circumference. Force per unit length into circumference. ये लिखने के बाद इक्वेशन 1 लिखो। ये लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 लिखो। डन। नेक्स्ट लिखो, upward force balances weight of liquid column. Upward force balances weight of liquid column. अब गाइस अपवर्ड फोर्सेस जो भी हैं, अपवर्ड फोर्सेस को हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। वेट को रिप्लेस करेंगे मास ड्यू टू ग्रेविटी। मास को किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? वरुण डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। वरुण डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। वरुण, वरुण आवाज आ रही है क्या? वरुण, वरुण इज देयर और नॉट? हाँ सर अभी आया। हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। अभी गया? गधेड़ा है तू। बोलो भाई अंकुश। एच रो जी सर। एच रो जी सर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम स्टैंडर्ड। अच्छा अच्छा ठीक। स्टैंडर्ड याद रखना है, मैंने गेज प्रेशर थोड़ी ना पूछा है। आपने बोला था ना सही से। डेंसिटी का फॉर्मूला, गेज प्रेशर आपने बता दिया एच रो जी। मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास फाइंड आउट करूं तो क्या रिमेन रहता है वहां पे? अगर मास फाइंड आउट करे तो क्या रिमेन होगा? डेंसिटी वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी समझ में आ रहा है क्या है? डेंसिटी समझ में आया क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है सर। यस। अब हम लोग वॉल्यूम को भी रिप्लेस करेंगे। वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे एरिया इंटू हाइट। किससे रिप्लेस किया? एरिया इंटू हाइट से। समझ में आया? अब ये डायग्राम रब कर दूं चलेगा? आप लोगों ने सबने बनाया है।
ओके, तो अब हम लोग एरिया को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एरिया को किससे रिप्लेस कर दो अंकुश? एरिया ऑफ ट्यूब ना, that should be pi r square h rho g. Is it our equation number 2? Now in equation number 1, equation number 2, here we get the two forces. Now we are able to compare them. तो compare करेंगे, equation क्या मिलेगा? From equation 1 and 2, either compare equation 1 and 2. Equation 1 and 2, if you compare them, तो equation यहाँ पे क्या दिखेगा? That pi r square h rho g is equal to 2 pi r t cos theta. Yes or no? अब कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, क्या क्या कैंसिलेशन होता है? I get cancel, R get cancel. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं. टेंशन फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा? पहले तो जो भी मिला हुआ है उसको रिमेनिंग लिख लो यहाँ पे, रो जी, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2t cos theta, 2t cos theta. So if we find out the tension from there, so here we get the formula RH rho g upon 2 cos theta. Is it our equation number 3? And after the equation number 3, we'll find out the height, because we need to find out the expression for height in a capillary tube. So h, if we find out the h from here, h find out करेंगे तो क्या होगा? 2t cos theta r rho g. Here we get the equation number 4, which is representing the expression for rise of liquid in capillary tube. याद रखना, कैपिलरी ट्यूब में भी एक टेंशन का फॉर्मूला है, एंड दैट टेंशन फॉर्मूला शुड बी आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा. इज दैट क्लियर ऑल? समझ में आया पूरा डेरिवेशन? Yes, sir. अंकुश, अभिषेक, मोहम्मद, महालक्ष्मी. Yes, sir. समझा सर. अदिति, देविका, समझा आप लोगों को? ओमकार, विराम, यस सर, समझ गया. अभिनव, राइट फास्ट, लिख लो इससे पूरा. डन? डन सर. लिखा सबने?
वरुण, अभिषेक, लिख के हुआ आप लोगों का? यस सर। ओके। अब गाइस यहाँ पे कुछ ही टॉपिक बची हैं जो सरफेस टेंशन से बिलोंग करती हैं। उसके बाद फ्लूइड के कॉन्सेप्ट वापस स्टार्ट हो जाएंगे। और याद रखना, ये पूरा का पूरा सरफेस टेंशन का जो पॉइंट है, ये फ्लूइड का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है फ्लूइड से, मतलब फ्लूइड के इंटरनल रीजंस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सरफेस टेंशन से रिलेटेड 2 पॉइंट है, 2 से 3 पॉइंट। सबसे पहला है सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, मतलब बोल सकते हैं, हेडिंग बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। तो इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ सरफेस टेंशन, it should be divided into 2 parts: effect of soluble impurities and effect of insoluble impurities. Either we can say the partial soluble impurities. दो कॉन्सेप्ट है, soluble impurities और insoluble impurities। तो soluble impurities का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? मुझे बता सकते हो क्या soluble impurities में क्या होता है एग्जैक्टली? बोलो। What about the effect of soluble impurities? प्राची, महालक्ष्मी, अंकुश, मोहम्मद, वरुण, विराम, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज से क्या होता है बताओ? Come on, speak up everyone. सर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अरे बताया था ना मैंने आप लोगों को, शुगर है, सॉल्ट है, तो जब भी किसी भी वाटर में, किसी भी प्योर वाटर में हम लोग शुगर को ऐड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ये डिसॉल्व हो जाएगा तो जो प्योर वाटर के सरफेसेस, जो लेयर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। It means that soluble impurities which is increases the surface tension of water, either the surface tension of fluid or liquid. ये soluble impurities के इफेक्ट होते हैं। insoluble के क्या इफेक्ट होंगे? Sir, it decreases the surface tension. Why? Sir, because it does not allow the surface film to be formed, sir. Yes, मतलब जो soluble impurities थे, soluble impurities वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाते थे, जिससे सरफेस टेंशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन जब इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होते हैं, जस्ट लाइक अ डस्ट मटेरियल, लुब्रिकेंट्स और सोप, तो आप लोग जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, आइदर इट शुड बी पार्शियली डिसॉल्व, ये डिसॉल्व ही नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। तो होता क्या एग्जैक्टली, जो डस्ट मटेरियल है वो सरफेस के लेयर पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग सोप डिसॉल्व करते हैं तो जो उसके बबल होते हैं, that bubble which should be accumulated on the surface of a water, yes or no? Yes, sir. Yes. So instead of layer, suppose we are having a bubble on the surface of water, so which is created the very high surface tension, or either it should be having a very low strength? उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए कि लो होना चाहिए? Sir, low. लो, मतलब यहाँ पे लेयर तो क्रिएट ही नहीं हो पाया ना। लेयर की जगह पे क्या है, instead of layer we are having a bubble, and that bubble which is having a very less strength to hold the particle on the surface of water. तो exactly होगा क्या, if we throw the any particle on that bubbles, तो जो particle है, that particle which should be suddenly dip inside the water, yes or no? अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे वो बबल के सरफेस पे जाएगा तो बबल के पास तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं जिससे वो पार्टिकल को होल्ड करके रखे, तो क्या होगा, बबल ब्रेक होगा और वो जो पार्टिकल है वो सडनली नीचे डिप हो जाएगा। तो ये इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज के इफेक्ट है। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज में सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर. कैन यू नो मी व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सरफेस टेंशन? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? याद रखना ये सारे एमसीक्यूज हैं. एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, जरा याद रखना. What is the effect of temperature on fluid or liquid? Sir, surface tension decreases if the Why? temperature is high. Sir, for example, in water, when water is boiled, sir, bubbles are produced inside the water, which reduces the surface tension. Right, right. When we started to boiling that water, at that time, lot of bubble, that is the air bubble, that air bubble which should be started to producing inside the liquid. So, होते क्या है exactly that bubble which should be started to accumulated on the surface of water. जैसे हम लोग पानी को बॉईल करना शुरू करते हैं तो नीचे से ऑब्जर्व किया रहेगा सब लोगों ने कि जो बबल है वो ऊपर आके सरफेस पे मिल जाते हैं. यस और नो एवरीवन? यस सर. तो जैसे ही सरफेस पे आके वो बबल मिल जाते हैं, मतलब जो सरफेस का लेयर था उसे तो खत्म कर दिया ना उसने. उन बबल्स ने सरफेस के लेयर को खत्म कर दिया. और कुछ देर तक अगर आप कंटिन्यूअसली बॉईल करोगे तो होगा क्या, सरफेस पूरा बॉईल होना लगेगा. तब वहां पे बबल नहीं होगा, पूरा बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे जो वाटर है वो अप डाउन होने शुरू हो जाते हैं. तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, उन्होंने वो जो कंप्लीटली बॉईल हो गया है उस जगह पे सरफेस लेयर है ही नहीं, सरफेस टेंशन कंप्लीटली ब्रेक हो गया है, जिससे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विल बिकम अ जीरो. जिस टेम्परेचर पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे सरफेस टेंशन कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, उसे ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे. तो वाटर को अगर आप लोग मेजर करोगे तो 100 डिग्री पे तो बॉईल होना शुरू ही हो जाता है, या फिर 100 डिग्री से पहले भी ये बॉईल होना शुरू हो जाता है. जिस पर्टिकुलर स्टार्टिंग वैल्यू पे वाटर बॉईल होना शुरू होगा, मतलब समझ जाना इस जगह पे सरफेस टेंशन जीरो है, और उसी टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. समझ में आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? Yes, sir. यस सर. The temperature at which the surface tension will become a zero. Simply याद रखो. वरुण, वरुण आपने सुना क्या मैंने क्या बोला? वरुण, वरुण, वरुण आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, अभिषेक शुक्ला. अच्छा मैं यस सर. हेलो हेलो जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम लोग का आवाज नहीं आता बे? हाँ हेलो. यस सर. हाँ अभिषेक, आपकी आवाज मुझे क्लियरली आ रही है, बोलो. सर बोलिए क्या पूछ रहे थे? क्रिटिकल टेम्परेचर. यार नेट है कि पता नहीं क्या है. बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे सर में वो क्या क्वेश्चन आप बताया? चैट बॉक्स में डाल दो ना. क्रिटिकल मेरी आवाज टेम्परेचर. सबको क्लियर हो रही है क्या? अंकुश आवाज आ रही है यस सर, क्लियर आ रही है सर. क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने पूछा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सप्लेन करो. ये आवाज आई है आपको? यस सर, आई. मोहम्मद, आ रही है आपको आवाज? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. पक्का पक्का पक्का. क्यों भाई अभिषेक, आपको आ रही है कि नहीं? अभिषेक, मतलब इतना दिमाग चलता है तुम लोगों का? सर द टेम्परेचर ऑफ गैस इन इट्स टेम्परेचर ऑफ स्टेट. गैस, व्हाट? टेम्परेचर ऑफ गैस आगे? सर मैं बोलूं? पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज आती है या नहीं मेरे को, हेलो. लेकिन आप लोगों की आवाज मुझे परफेक्टली आती है. हाँ अंकुश बोलो भाई. सर टेम्परेचर अंकुश, एट विच दी सर टेम्परेचर एट विच दी सरफेस टेंशन विल बिकम अ जीरो. राइट, इतना ही तो था. वरुण गायब हो गया, अभिषेक को आवाज नहीं आ रही है. हेलो रिपीट. चैट बॉक्स में डालो.
अभिषेक तेरा नेटवर्क ठीक नहीं है भाई। अभिषेक नेटवर्क में आ जाओ, क्योंकि आपको सबकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। इट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क ओनली। यस सर, आई नो Yes, सर, sir. मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चालू है सर। Okay. We'll move everyone. We'll move. सर सरफेस टेंशन के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? सर हम्म। सर क्रिटिकल टेम्परेचर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगा? कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप मेजर करो, जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा उसे ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। और कुछ नहीं तो सिंपल 100 तो है ही, 100 डिग्री पे तो बॉईल होना शुरू ही हो जाता है, इतना याद ओके रखो। ओके सर। लेकिन अगर सही से मेजर करेंगे तो 100 के पहले लाइक 70-80 पे भी बॉईल होना शुरू हो ही जाता है। मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने बना रखा है कि 100 डिग्री इज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 पे तो बॉईल होना ही है। लेकिन अपने को एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं तो हम लोगों को एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में मेजर करना होगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल होता है। तो लाइक 70-80 से बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब एक फॉर्मूला है दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, दैट फॉर्मूला शुड बी T इज इक्वल टू T नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा T। एक सेकेंड गाइज, मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ। T is equal to T naught 1 minus alpha delta T. Guys, here the T naught, which is representing the surface tension at 0 degree Celsius. T naught, surface tension at 0 degree Celsius. T, which is representing the surface tension at temperature degree Celsius. मतलब एक इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल सरफेस टेंशन, एक फाइनल सरफेस टेंशन है। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, आइदर ये भी लिख सकते हैं दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, एंड डेल्टा टी व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर डिफरेंसेस। इसका हेडिंग डाल देना है दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सुना आप लोगों ने? अंकुश आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है अभी। हेडिंग लिख लो दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सर रिपीट करो ना सर यार, टी नोट क्या है? ठीक है, दिख रहा है? एसटी का मतलब सरफेस टेंशन। अंकुश यस सर। समझ में आया क्या है? हाँ सर, समझा।
डन एवरीवन? मोहम्मद, अंकुश, अभिषेक लिख के हुआ? डन सर। हाँ अब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस फ्लूइड के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लूइड मोशन, फ्लूइड इन मोशन। याद रखना ये जो फॉर्मूला मैंने अभी दिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, प्रोबेबिलिटी बोर्ड में शायद ही इससे आए, बट याद रखना आपको नीट और जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझे सब लोग? सर ये जो बोर्ड के लिए रिड्यूस पोर्शन है सर, वो नीट और जेडब्ल्यू में आएगा? देखो नीट और जेडब्ल्यू में शायद ही कुछ रिमूव होगा। इस साल कुछ भी रिमूव हुआ क्या जो अभी हुआ एग्जाम? सर स्टेट बोर्ड के लिए तो हुआ है रिड्यूस बोर्ड के 30%। लिए हुआ है, बोर्ड के हाँ लिए 25% रिड्यूस हुआ है, लेकिन नीट और जेडब्ल्यू में कुछ भी क्लियर नहीं है कि रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये बात याद रखना। समझ रहे हो? ओके सर। लेकिन आप लोगों को यस टेंशन क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, तकलीफ क्या है? आप लोग उतना ही पढ़ो जितना बोर्ड में आने वाला है। हाँ मोहम्मद? यस सर। जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग पूरा नीट जेडब्ल्यू के हिसाब से ही चलेंगे ना, यस सर। सर। क्योंकि एग्जाम के 1-2 महीना पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बेसिक पढ़ाने थोड़ी ना बैठूंगा। विल डू न्यूमेरिकल एट दैट टाइम, यस और नो? यस सर। इसलिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है नीट और जेडब्ल्यू से याद रखने में थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। इस साल के बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर आप थोड़ा बाहर से ही जा रहे हो। थोड़ा जो भी नीट और जेडब्ल्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो डेफिनेटली आपको मैं साथ में ही दूंगा, ताकि लिंक है तो समझ में आए। समझ रहे हो? अभी ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन ये बाहर से ही है, लेकिन अभी आप लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारे पॉइंट पढ़े, तो ये पॉइंट अभी देना जरूरी था। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग फ्लूइड्स इन मोशन। याद रखना फ्लूइड्स इन मोशन को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक भी कहते हैं। तो फ्लूइड्स इन मोशन के नीचे पहला पॉइंट लिख लो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion, is called hydrodynamic. I repeat, the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called hydrodynamics. जब भी हम लोग फ्लूइड्स के मोशन पे डिस्कस करेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे, या फिर उसके अंदर फ्लूइड्स इन मोशन में जितने भी टॉपिक्स जनरेट होंगे वो सारे ही हाइड्रोडायनेमिक में ही आते हैं। इज दैट क्लियर? सुना आप लोगों ने? यस सर। फ्लूइड के मोशन में जितने भी टॉपिक्स जनरेट होंगे वो सारे ही टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक के होंगे। किसके होंगे? हाइड्रोडायनेमिक। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, कोहेसिव था, एडिहेसिव था, मॉलिक्यूलर रेंज था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, स्फीयर ऑफ फ्री सरफेस फिल्म था, पता है ना? वैसे ही मोशन इन फ्लूइड में भी टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टेडी फ्लो। सबसे पहला टॉपिक समझ में आया क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो सुने? यस सर। स्टेडी सुन के क्या दिमाग में चलता है?
स्टेडी फ्लो क्या समझ में आता है? Sir, continuous and consistent, sir, without any defects. राइट मतलब स्टेडी मतलब एक कांस्टेंट फ्लो में ट्रैवल करते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दैट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स either that fluid particle which is having a constant pressure or velocity a given point। मतलब अगर यहाँ पर एक पाथ है तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं दे ऑल आर एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर एंड वेलोसिटी। मतलब वाटर में भी लेयर होते हैं, वाटर में भी क्या होते हैं? लेयर। अब अगर इसके अंदर एक लेयर बन गया है, फॉर एग्जांपल एक लेयर है, तो उसमें फ्लूइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे ऑल आर ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी which is represented the steady flow। समझ में आ रहा स्टेडी फ्लो क्या है? Yes, sir. Yes, sir. स्टेडी फ्लो समझ में आया सबको? अब गाइस स्टेडी फ्लो के बाद याद रखना स्टेडी फ्लो में that all the molecules of fluid which is having a constant pressure or velocity। is that clear? Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। मतलब ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे, ये जो पाथ है इसी पाथ को फ्लो लाइन कह रहे हैं हम लोग। इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। याद रखना फ्लो लाइन का इन शॉर्ट मतलब है पाथ। याद रहेगा जो Yes, इंडिविजुअल पार्टिकल्स इस पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं उसी को फ्लो लाइन कहेंगे हम लोग। समझ में आया फ्लो लाइन क्या होता है? सर नहीं समझ रहे। कौन है भाई? नाम? अभिषेक। अभिषेक अभिषेक आप, मैं जब पूरा बताता हूँ एक ही चीज को 4 बार तभी आप कहाँ रहते हैं? सर मैं तभी सुनने की कोशिश कर रहा था सर। घटिया नेट जियो। मैं भी जियो सही हूँ। और भी बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. Clear. मोहम्मद आपको आवाज आ रही है? yes, sir. Sir, मेरा वाईफाई है सर। अंकुश आपको? Yes, sir. मेरे को भी आ रही है। बाकी सबको? मुझे भी आप लोगों की आवाज बहुत ही क्लियर आ रही है। मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो। मैं वापस एक बार बताता हूँ। सबसे पहले है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में सारे मॉलिक्यूल्स के पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। दूसरा आता है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब होता है पाथ के मतलब इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। मतलब फ्लो लाइन का मतलब पाथ होता है, याद रखना। अभिषेक? सर किसका पाथ? पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट और वाटर। भाई अभिषेक तो कहाँ है? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभिषेक? सर फ्लूइड्स। तो मैं किसके पाथ के बारे में बात करूंगा? ऑफ कोर्स फ्लूइड्स। ध्यान से सुनो। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। सुना आपने? फ्लूइड का मतलब समझ यस रहे हो? सर। यस सर। फ्लूइड का मतलब समझ रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड? सबसे पहले लेक्चर में मैंने फ्लूइड के बारे में ही डिस्कस किया था। यस और नो? yes, sir. Sir, अभिषेक? substance which does not have fixed shape. सॉरी? The substance which do not have fixed shape. क्या बोल रहा है अभिषेक? हाँ? अभिषेक तू पक्का पढ़ रहा है ना? Yes sir. पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? फ्लो Yes sir. द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ये था द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। But fluids को definite shape भी नहीं रहता है ना। शेप के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था। हाँ सर। नहीं किया था।
क्या किया था वरुण, बताओ. Like we having some interesting answer right now, huh? वरुण से क्या सर बताया आप था शेप के बारे बता दो ना. में? हाँ, ये पॉइंट था that fluid which does not resist its sharing deformation, मतलब अपने शेप को चेंज होने से ये रोक नहीं पाता. ये इसका हाँ मतलब नहीं था कि भाई शेप ही नहीं होता. मोहम्मद ऐसा कुछ बताया था क्या? नो सर, आपने कहा था फ्लूइड कीप्स डिफॉर्मिंग. हाँ, ये बोला था ना मैंने. ऐसा थोड़ी ना बोला था कि भाई फ्लूइड के बाद शेप ही नहीं होता. तो सरफेस टेंशन में मैं जो स्फीयर स्फीयर चिल्ला रहा था वो क्या था? दैट फ्लूइड Shape, विच इज sir. हैविंग अ स्फेरिकल शेप, Yes, sir. है ना. तो सरफेस टेंशन का टॉपिक उसको स्फेरिकल के बारे में ही पूरा एक्सप्लेन किया है ना. वरुण, अभिषेक मेरे लेक्चर डाउनलोड करके भी रखे अरे हुए हैं, वो लेक्चर ही सुन लो. नहीं नहीं, मैं तो सही बोल रहा हूँ. क्या जो बोला ना क्या वही, कोई भी चीज के अंदर अगर कंटेनर के अंदर लेंगे तो वो उसका शेप ले लेता है. गॉड. ऑफ था. मोहम्मद, यस सर. ये कैरेक्टराइजेशन थे इनके. यस सर. ये वरुण तू क्या पढ़ रहा है भाई? क्या पढ़ रहा है बता मुझे. तो पक्का 12th का एग्जाम देगा ना वरुण? 12th का एग्जाम अच्छे से देगा या नहीं? दूंगा अच्छे से. आगे आप पक्का. हाँ हाँ. वरुण, वेलोसिटी का डेफिनेशन बोलो. कोई बोलेगा नहीं. लेट वरुण स्पीक. वरुण, let us know the definition of velocity. स्पीड अपॉन टाइम. Speed upon time. Right, very nice. देखे सब लोगों ने. Is there any expectation remain? Mohammed, यस सर. speed upon time. Can you hear him? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या मैंने पढ़ाया था? क्या मैंने स्पीड अपॉन टाइम पढ़ाया है क्या? नहीं सर. हाँ, मैं जान दे दूंगा. याद रख वरुण, लेटर लिख के जाएगा मैं तेरे नाम पे. वरुण 90 प्लस लाने वाला था ना. अरे कैसा 90 प्लस लेके आएगा? स्पीड अपॉन टाइम बोलेगा. मैंने लिखा के भी दिया है तुम लोगों को, नोट लिखा है, एग्जाम्पल दिया है. हाँ, स्पीड वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम गया है. हाँ, छोटा सा पॉइंट. अभिषेक, अभिषेक, यस सर. let us know the definition of velocity. सर किसका डेफिनेशन? velocity का. बोलो. सर द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन. यस, इसका मैं डेफिनेशन है. ये हेलो. डेफिनेशन है ये. यस सर. राइट, ये डेफिनेशन है. नो. अच्छा अंकुश, अंकुश, sir. क्या मैंने डेफिनेशन लिखाया है स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? डेफिनेशन Yes, लिखाया है कभी? No sir. नहीं लिखाया है. सर लिखाया 11th सर लिखा है विद फॉर्मूला सर. क्या है यार, ये कैसे कैसे तुम लोग गुंडा बनेगा रे बाबा. हाँ, अभिषेक, वरुण, अगर तुम दोनों 90 प्लस लेके आए ना तो मेरी तरफ से पार्टी आप लोगों को. समझ रहे हो? ए भाई कैसा चलेगा ऐसा? तुम लोग मतलब 12th का स्टूडेंट अगर मुझे ये बोलेगा दैट स्पीड विच इज वेलोसिटी का डेफिनेशन है स्पीड अपॉन टाइम. हाँ, हाउ इट वर्क्स? तब तो बराबर है ना, जो मैंने पढ़ा है वो सब गायब ही है. हाँ, अभी तक ऑसिलेशन, ये जितने भी चैप्टर अभी आप लोगों के हो गए, आपको समझ में आ रहा है? 7 मार्क के चैप्टर्स थे. ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, 7 मार्क के चैप्टर्स हैं. 5 to 7 मार्क के. इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कराने का मतलब पता है आपको? ताकि आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग उनको यूज करो और इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ लो. क्या पढ़ के हुआ क्या अंकुश, मोहम्मद, ओमकार, Yes, sir. महालक्ष्मी? हो गया हाँ पढ़ के हुआ सर. यस सर.
सर ये रीजन था ना, मैंने ये पहले चैप्टर्स पहले क्यों कराया। मैं भी करा सकता था आपको, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल डायनामिक पहले करा सकता था, लेकिन ऑसिलेशन कराया, सुपरपोजिशन कराया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। बट अगर ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कराने के बावजूद भी अगर आप उन चैप्टर्स को टाइम नहीं दे रहे हो, सो इट इज योर फॉल्ट एवरीवन। एंड रिमेंबर इट, डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन बिना राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं आने वाला, इतना याद रखना। कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों को डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर बाद के लिए छोड़ोगे ना तो बाद में ही चले जाएगा, कभी होगा नहीं फिर कंप्लीटली। ये बात जरा याद रखो सब लोग, ठीक है। एंड वरुण, अभिषेक, गाइज आप दोनों जन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और पढ़ने की जरूरत है। स्टिल गाइज यू हैव अ टाइम, यूज योर टाइम। वरुण, वरुण आवाज आ रही है आपको? याद रखो, पॉइंट्स याद रखो, और नहीं याद रहते हैं तो पॉइंट्स लिख लिया करो। मैं तो पॉइंट लिखा भी देता हूँ, नोट्स भी भेज देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। आगे बढ़े। अभी स्टडी फ्लो हो गया, फ्लो लाइन हो गया, समझ में आया सबको? वरुण, ओमकार, स्टडी फ्लो लाइन समझ में आया? यस सर। स्टडी फ्लो को कोई एक्सप्लेन करने बोलेगा तो याद रखना, डायरेक्टली बोलना दैट फ्लूइड विच इज हैविंग अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। फ्लो लाइन पूछेगा तो समझ जाना पाथ के बारे में बात कर रहा है, ओके। अब थर्ड है स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन को गाइस बहुत ही सिंपल डायरेक्शन से हम लोग मेजर करते हैं। कभी घर में पानी वानी गिरा है? हाँ ओमकार, पानी गिरा है कभी घर में? हाँ सर। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में इस तरीके से कैसे भी डायरेक्शन बना देते हैं, यस और नो? यस सर। आप जो भी डायरेक्शन बना देते हो, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। either it should be a straight, either it should be a curve, yes or no? यस सर, पढ़ता। तो गाइज उसी को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने फ्लूइड को डायरेक्शन प्रोवाइड किया है। इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द पॉइंट। मतलब जैसे हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेंगे विथ स्टेडी फेज, आइदर वी कैन से विथ स्टेडी फ्लो। जैसे ही डायरेक्शन देंगे पाथ क्रिएट हो जाएगा, पाथ क्रिएट होगा तो सारे मॉलिक्यूल वहां पे ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। इज दैट क्लियर ऑल? सर वो टेंजेंट वाला डेफिनेशन वापस रिपीट करो ना सर, वो टेंजेंट वाला आपने जो कहा। इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो। मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग डायरेक्शन देंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। टेंजेंट से कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ सर, समझा सर। समझ रहे हो? यस सर। स्ट्रीम लाइन के बाद याद रखना, स्ट्रीम लाइन का सबसे सिंपल मीनिंग है कि मतलब डायरेक्शन मिलता है यहाँ पे फ्लूइड्स को एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सिंपली याद रखो। स्टेडी फ्लो मतलब प्रेशर एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, फ्लो लाइन का मतलब पाथ, स्ट्रीम लाइन का मतलब डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? yes, अब नेक्स्ट है फ्लो ट्यूब। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब। अभी जो फ्लो ट्यूब है, फ्लो ट्यूब का मतलब कि हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा हमारे पास एक ट्यूब है, समझ में आ रहा है? और इसके अंदर लिक्विड्स के जो स्ट्रीम लाइंस हैं, जो फ्लो लाइंस है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो सब एक बंडल के शेप में है। तो मतलब इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं? इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस bound by an imaginary wall for a steady flow. The fluid cannot cross the wall of fluid
either we can say that it is cannot cross the wall of tube. मतलब अगर आप लोग पाइप देखे हो, पाइप, आप लोगों ने पानी का पाइप देखा है क्या? हाँ सर। या फिर नॉर्मल हमारे घर में भी पाइप होता है, तो कैसा होता है? ट्यूब होता है, ट्यूब के जैसा होता है, यस और नो? यस सर। तो उसमें से जो पानी निकलता है वो भी ट्यूब स्ट्रक्चर में ही निकलता है। कभी मेजर किया है? जो पानी बाहर आ रहा है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ही नीचे जा रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द वन ऑफ द इमेजिनरी ट्यूब। जब बाहर निकलने के बाद में भी वो ट्यूब जैसा ही दिखता है, तो क्या है? एक इमेजिनरी है, एक इमेजिनरी बंडल्स ऑफ लाइन है, बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइन। फ्लो लाइन क्या था? पाथ था। तो अब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्यूब की वजह से उनको ट्यूब का पाथ मिल चुका है। जैसे वो ट्यूब के बाहर भी आते हैं तो भी ट्यूब के जैसा ही दिखाई देते हैं। तो सिंपल याद रखना है, फ्लो ट्यूब का मतलब है बंडल ऑफ फ्लो ऑफ लाइन, बंडल ऑफ फ्लो लाइन। याद रहेगा? यस सर। क्या है ये? बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। अब गाइस जाता है हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो। हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अभी तक खाली क्या था? स्ट्रीम लाइन था। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या था? डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। गाइस ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो वाटर के लेयर्स होते हैं इस तरीके से होता है। आप लोग कभी किसी रिवर में खड़े हुए हो? कभी रिवर पे खड़े हुए हो कभी? यस सर, जहाँ पे मेनी टाइम्स। तो मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम लोग पानी के अंदर पैर डाल के खड़े होते हैं तो हमें फील होता है कि जो पानी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो काफी फ्लो में ट्रैवल कर रहा है, काफी फ्लो में वो फास्टली मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। लेकिन हमारे अंदर जो हमारे पैर का अंदर वाला पार्ट है, क्या उसमें लेयर इतना फास्टली फील हो रहे हैं क्या? नो सर। फॉर एग्जाम्पल हमारा पैर इसके अंदर है, ठीक है, तो ऊपर वाले जो लेयर है वो काफी फास्टली मूव होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे पैर से वाटर का फ्लो बार बार कोलाइड हो रहा है। लेकिन अंदर वाला जो पूरा पार्ट है, हमारे पैर का अंदर वाला जो पार्ट है, जो इनर पार्ट है, यहाँ पर जो लेयर का जो स्पीड है उतना ज्यादा फास्टली मूव नहीं होता है, हमें फील नहीं हो रहा है। मतलब जो अंदर के लेयर हैं उनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी वेलोसिटी अपर सरफेस की है। यस और नो? ऑब्जर्व किया कभी आप लोगों ने? यस सर, शिवाजी पार्क। हाँ, मतलब हर जगह पे। जुहू। ओके, हाँ देखो ऐसा एक और भी एग्जांपल, अगर हम लोग रेत का यूज करें तो पानी आता है, पानी आने के बाद क्या होता है? पानी चले जाता है। तो रेत के पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऊपर वाले लेयर काफी फास्टली मूव हो जाता है और जैसे जैसे हमारा पैर नीचे धंस रहा होता है वैसे वैसे उन लेयर्स की स्पीड कम हो रही होती है। गाइस याद रखना, इट इज जस्ट हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से ऐसा होता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो को लैमिनार फ्लो भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रीमलाइन फ्लो को लैमिनार फ्लो भी कहा जा सकता है। इज दैट क्लियर ऑल? स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आया सबको? यस और नो? ओमकार, अंकुश, आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है सर, समझा सर। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। कभी आप लोग पानी में वर्लपूल बनते हुए देखे हो क्या? यस। हाँ है ना? देखा है। और कभी साइक्लोन वगैरह देखा है? कभी ऐसा मतलब न्यूज में दिखाता है कि भाई अमेरिका में या फिर जापान में साइक्लोन आया है, टॉर्नेडोज आए हैं, यस सर देखिए। है ना? तो ये साइक्लोन, टॉर्नेडोज या फिर ये वाटर में वर्लपूल्स किस वजह से बन रहे हैं?
तो उसी का एक्सप्लेनेशन है टर्बुलेंट फ्लो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे जो लेयर्स हैं, ये जो ऊपर के लेयर देख रहे हैं ना आप लोग, जब इन लेयर्स की स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना, जब लेयर की स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाएगी तो ये इररेगुलर शेप में आते हैं और इस तरीके से घूमना शुरू कर देते हैं। इसी वर्लपूल को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। समझ में आया? जैसे ही फ्लूइड की स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाती है तो वो इररेगुलर शेप में घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू करते हैं तो कहीं पे ये वर्लपूल दिखाई देता है, एयर में टॉर्नेडोज जैसा दिखाई देता है, साइक्लोन जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। एक्चुअल नाम क्या है इसका, समझ में आया सबको? यस सर। इसका एक्चुअल नाम है टर्बुलेंट फ्लो। याद रहेगा सबको? यस सर। क्लियर हुआ? हाइड्रोडायनामिक के पॉइंट्स थे ये। हाइड्रोडायनामिक का मतलब क्या है? फ्लूइड इन मोशन। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में हमारे पास 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहला स्टेडी फ्लो, इट मींस दैट फ्लूइड व्हिच इज हैविंग अ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर दैट वी हैविंग अ फ्लो लाइन, दैट फ्लो लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ, streamline which is giving the direction, flow tube, it means that is the bundle of flow of lines. नेक्स्ट है हमारे पास लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, दैट लैमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग दी, यहाँ पर जो लेयर्स के स्पीड्स होते हैं, दैट लेयर स्पीड व्हिच इज हैविंग अ डिफरेंट। थर्ड sixth one is turbulent flow, that turbulent flow which is representing when the speed of fluid which is get suddenly increases at that time, which is having a circular path, either the irregular path, and that irregular path which is representing the turbulent flow. Is that clear all? यस सर। Yes or no? यस सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है हुआ ये? यस सर। अब गाइस यहाँ पर देखो आपके टेक्स्ट बुक में मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो दिख रहा है मेरा आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखो यस स्क्रीन पे सर। स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो, इस सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो आपको डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है? सबके डेफिनेशन दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। सर दिख रहे हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है कि ये जो डिस्टिंग्विश दिख रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट यस फ्लो। सर। यस सर। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस। गाइस इस डिस्टिंग्विश को आप लोग रीड करोगे, अभी नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन रीड कर लो और देखो सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। कोई बोलेगा नहीं, 5 मिनट के बाद मैं एक एक से पूछने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? सर आपकी आवाज कट रही है। अरे भाई वरुण, तू भी भाई नेटवर्क में आ। अच्छा, सबको आवाज कट रही है क्या? नो सर। नो सर। ओके, समझ में आप लोगों को क्या करना है? डिस्टिंग्विश को अच्छी तरीके से रीड करना है। 5 minutes everyone. Sir, what is critical velocity?
Done all? Have you read it? Yes, sir. Is there any doubt? No. Sir, critical velocity, sir. समझा नहीं कुछ. क्रिटिकल वेलोसिटी, मोहम्मद वन वर्ड में डिस्क्राइब करो जरा. क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होना चाहिए exactly? सर जहाँ तक मुझे समझ आया सर, क्रिटिकल वेलोसिटी पार्टिकल की वो वेलोसिटी जिसके बियॉन्ड इट विल बिकम इरेगुलर इन मोशन. वापस बोलो जरा. सर वो वेलोसिटी जिसके बाद जो मोशन है उसका पार्टिकल का वो इरेगुलर हो जाएगा सर. So I had one call. Can you repeat it? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सर क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसको क्रॉस करने के बाद जो पार्टिकल का डायरेक्शन या फिर स्टेडी फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाएगा. राइट राइट. क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यही है गाइस, ये भी है कि जो लेयर है, अपर लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है और डाउन लेयर्स की जो वेलोसिटीज होती है वो कम होती है. देखो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में दिया हुआ है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में दिया हुआ है. देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी वेलोसिटी जिसकी वजह से सारे फ्लूइड का पाथ स्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही ये क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जैसे ही इनकी स्पीड सडनली इंक्रीज होती है तो यहाँ पर ये सारे जो एरोज हैं दिख रहे हैं आपको, ये इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब ये घूमना शुरू कर देते हैं. जो ये जब ये रोटेट होना शुरू कर जाएंगे तो इनको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कह देंगे. समझे? यस सर, समझ गया. Is there other doubt everyone? Sir, eddies means? एडी का मतलब होता है कर्व. वही एडी का मतलब भी होता है कर्व, जो घूम रहा है ना. इसको भी एडी कह सकते हो, टर्बुलेंट कह सकते हो. ये सर्कुलर पाथ को हम लोग एडी कहते हैं. EDDY एडी. आगे आप लोग जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर एसी सर्किट में आओगे तो वहां पर भी आप लोगों को एडी करंट मिलेगा. तो एडी करंट में भी क्या होता है? हो गया है सर. हो गया है. यस सर, उसी में मैम ने हम लोग को वर्लपूल्स के बारे में बताया था. तो फिर एडी करंट का मतलब क्या होता है? एडी करंट में भी वर्लपूल्स होते हैं, करंट सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर जाते हैं. आई होप अभी एडी करंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सर 4th पॉइंट. जैसे ही किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे एडी करंट जनरेट होते हैं. एंड दैट एडी करंट व्हिच इज यूज्ड टू अपोजिट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. या फिर किसी भी बॉडी को, जिसका एग्जांपल है ट्रेन के ब्रेक्स हैं. कौन सा 4th पॉइंट महालक्ष्मी? सर डिस्टिंग्विश्ड का 4th पॉइंट. दोनों 4th पॉइंट, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट फ्लो का भी? हाँ सर दोनों. 4th पॉइंट क्या है? रीड करो स्ट्रीमलाइन का. स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी. सर वो क्या है? हाफ ही दिख रहा है. Streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into a number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of uniform cross-sectional area, all streamline will be parallel to the axis of the tube. Listen, महालक्ष्मी, streamline में exactly क्या होता है? सारे के सारे लेयर को, यहाँ पे नीचे डायग्राम लिखा हुआ है, बना हुआ है, streamline flow दिखाई दे रहा है आपको? Yes sir. स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ लेयर्स. मतलब काफी सारे लेयर्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि जब ये ट्यूब में रहते हैं तो सारे के सारे लाइंस पैरेलल में भी दिखाई देते हैं. जो ट्यूब है, ट्यूब में आगे पीछे नहीं ट्रैवल करते. ट्यूब में सारे क्या ट्रैवल करते हैं? एक साथ. समझ में आ रहा है?
महालक्ष्मी, जब हाँ। भी पानी के पाइप से पानी बाहर निकलता है तो उस टाइम पे सारे लेयर्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, तो वहां पर दिखेगा कि सारे लेयर एक साथ नीचे गिर रहे हैं। लेकिन जब ये रिवर वगैरह में होते हैं तो रिवर वगैरह में जो अपर लेयर होती है सबसे ज्यादा फास्ट होती है, उसके नीचे वाली लेयर उससे कम फास्ट होती है। जैसे जैसे लेयर के पार्ट्स नीचे जाएंगे वैसे वैसे उनकी स्पीड भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। समझे? हाँ सर। पक्का? यस सर। टर्बुलेंट का समझ में आया? फोर्थ पॉइंट। टर्बुलेंट का फोर्थ पॉइंट क्या है? A flow tube loses its order and particles move in random motion. So why it should be a loses its order? Just because वहां पे जो स्पीड होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। जितने भी लेयर्स हैं फ्लूइड्स के, उन फ्लूइड्स के लेयर की स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये अपने ऑर्डर को लूज कर जाते हैं। ऑर्डर लूज होता है तो पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं। समझे? यस सर। समझ में आया सबको? पॉइंट समझ में आए? यस सर, समझा। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब विस्कस। कैन यू नो मी व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कस? कभी नाम सुना है? यस हैव यू सर। हर्ड द नेम ऑफ विस्कस? व्हाट इज दैट? सर गाढ़ापन। गाढ़ापन। यस। मतलब विस्कस का मतलब होता है थिकनेस ऑफ लेयर व्हिच इज नोन एज द विस्कस। सबसे ज्यादा विस्कस किसके अंदर होता है? हनी। हनी सर। हनी। पानी। ए कौन बोला पानी? महालक्ष्मी। पानी में विस्कस होता है गधेड़ा। सर हनी हनी हनी। हनी याद रखो, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है विस्कोसिटी में, क्या होता है, या फिर जिसका विस्कस सबसे ज्यादा है उसका जो अपर लेयर होता है ना उसकी स्पीड सबसे कम होती है। याद रखना, जो अपर लेयर होता है उसकी स्पीड कम होती है और जो मिड लेयर होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना विस्कोसिटी का। विस्कस फ्लो दिखाई दे रहा है? विस्कस फ्लो किस तरीके से होता है? यस। 2.28। मतलब इनकी जो अपर स्पीड है वो कम है लेकिन जो मिड स्पीड है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर के लेयर में फ्रिक्शन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो जो थिकनेस है वो आपके मोशन को अपोज करना शुरू कर देती है। याद रखना, ये जो विस्कस है बॉडी के मोशन को अपोज करना शुरू कर देती है क्योंकि अंदर के लेयर एक दूसरे से फ्रिक्शन जनरेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब होल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और भी है नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो में क्या होता है, सारे के सारे लेयर स्टेडी फ्लो में ट्रैवल करते हैं। समझ में आ रहा है विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो में क्या होता है? मतलब हम लोगों ने एक तरफ एग्जांपल किसका ले लिया, हनी का, और एक तरफ एग्जांपल ले लिया किसका, वाटर का। तो यहाँ पे जो वाटर के जो लेयर्स थे, अगर एक रैंडम हम लोगों ने एक टांकी में भर के रखा हुआ है पानी, तो उसके सारे लेयर स्टेडी, उसमें स्टेडी कंडीशन में है। लेकिन हम लोग हनी देखेंगे तो हनी के जो भी विस्कस है, जो उसका गाढ़ापन है, उसके लेयर सारे स्टेडी भी नहीं होते, वो ऐसे स्पीड कम ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो बॉडी के मोशन को अपोज करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी बॉडी हनी में गिर गई तो याद रखना वो मूव नहीं हो पाएगी, ज्यादा हिल डुल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रिक्शंस हैं उसको एकदम कंप्लीटली ऐसा कॉन्ट्रास्ट कर देंगे। और वाटर में पैरेलल है तो वाटर में आप इजिली मूव हो पाते हो, उसका विस्कस कम है। समझ में आ रहा है विस्कस विस्कोसिटी क्या होता है, या फिर विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है? यस और नो एवरीवन? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आता है। रेनॉल्ड नंबर आप लोग लिखो, हाँ जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव द हेडिंग। एक और बात है, एक और बात, ये जो विस्कस है ना, तो आगे विस्कस ड्रैग भी क्रिएट होगा। विस्कस ड्रैग का मतलब है गाइस कि विस्कस फोर्स, ड्रैग का मतलब क्या है, फोर्स है। अब ये विस्कस ड्रैग कैसे होता है कि जैसे ही कोई भी बॉडी किसी भी पानी के अंदर, सपोज व्हेन वी वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ रोड, व्हेन वी आर walking on the surface of the road, at that time we are able to walk fast over there,
But the thing is that when we started to walking inside the water, at that time we are not able to walk fast over there. Remember, जब water logging हो जाता है तो क्या हम लोग उतना फास्टली पानी के अंदर चल पाते हैं क्या? No, sir. No. Why? Just because that water which should be having some viscous, water के पास में भी थोड़ा बहुत thickness होता है. अब वो thickness क्या करता है, हमारे बॉडी के मोशन को अपोज करता है. याद रखना, that viscous drag which is opposes the relative motion of a body. Is that clear everyone? Viscous drag का मतलब क्या है? Viscous force, and that viscous force which is opposes the relative motion of a body. याद रखना, आगे आपको viscous drag भी दिखेगा. Is that clear? Yes, sir. अब गाइस ये जो रेनॉल्ड नंबर है ना, ये रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है कि कब वाटर के लेयर स्टेडी होंगे, कब वाटर के जो लेयर्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे. तो ये डिपेंडेंट होता है रेनॉल्ड नंबर में. तो जब भी रेनॉल्ड नंबर हम लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे फ्लूइड्स के जो लेयर्स हैं वो स्टेडी है और कहाँ पे ये इरेगुलर है. तो अभी आपको इन पॉइंट्स को लिखना है. ये पॉइंट बाद के भरोसे मत छोड़ना, हाँ, क्योंकि इसके अंदर काफी कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं जो अभी आपको क्लियर करने हैं. गाइस सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखोगे हेडिंग देने के बाद, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट. याद रखना, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दोनों ही यहाँ पर आ गए, मतलब एक स्टेडी है और एक अनस्टेडी है. इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. याद रखना, रेनॉल्ड मतलब टर्बुलेंट फ्लो और स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन, इन दोनों के ही स्पीड से उनको ये नाम दिया गया है. द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी में कब आ रहा है ये? जब ये टर्बुलेंट हो जाएगा. तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है, लिखो. स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट लिखो. अभिषेक, आर यू हियर मी? अभिषेक शुक्ला and Yes, Varun. sir. Yes, sir. Write down that 2 points which is given in that paragraph. I said 2 points. Our first point, the flow of fluid, whether the streamline or turbulent, is differentiated on the basis of velocity of the flow. That is our first point. And the second, the velocity beyond which a streamline flow become a turbulent is called critical velocity. That second point, which is representing the definition of critical velocity. Mohammed, I hope you clear now what is the mean of critical velocity. Yes, sir. Okay, write down that 2 points. Done. Done? Done everyone? Abhishek, Varun. Yes, sir. Yes, लिखे आप sir. दोनों ने. Done? Done, sir. क्या लिखे? नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय. याद रखना, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय. फॉर्मूला लिख लो, VC is equal to Rn into eta upon density into D. So that VC, which is representing the critical velocity of the fluid, Rn representing the Reynolds number, eta coefficient of viscosity.
याद रखना ये विस्कोसिटी का कांस्टेंट टर्म है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, rho which is representing the density of fluid and that small d which is representing the diameter of tube. तो ऊपर वाला क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था where we get the equation VC is equal to Rn into eta upon density into diameter. ये पॉइंट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। लिखे इक्वेशन नंबर 2.33 तक पूरा लिखो। इक्वेशन नंबर 2.33 तक पूरा लिखो। डन ऑल? डन सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर, समझा। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अब आप लोगों को कैसे समझ में करता है? तो 2.33 तक सब लोगों ने लिखा? यस सर। उसके नीचे लिख लो दैट रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। देखो उसके नीचे लिखा हुआ है प्योर नंबर है, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन रहेगा और कहाँ पे टर्बुलेंट रहेगा। तो लिख लो रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। सर सर ये डायमीटर ऑफ ट्यूब से रिलेटेड है ना, मतलब हम लोग ट्यूब हाँ। के अंदर का फ्लो ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो राइट ट्यूब के अंदर नहीं, ट्यूब के अंदर नहीं फ्लो हो रहा है तो ट्यूब के अंदर नहीं फ्लो हो रहा है तो रिवर में होगा, सी हाँ, लेवल तो में होगा। आप लोगों ने देखा है कभी भी ये जो क्लाइमेट, जो वेदर प्रिडिक्शन वाले हैं, ये कैसे वेदर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं? दे यूजिंग सम फार्मूला, सम गैजेट्स ना महालक्ष्मी। तो वहां पे रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला वर्क करता है उनके गैजेट्स में। सर अगर रिवर में फ्लो हो रहा है तो वहां तो कोई डायमीटर ही नहीं है ना। कोई डायमीटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, रिवर का डायमीटर जितना होगा। क्यों रिवर का डायमीटर नहीं होता? हम लोग चेक करते हैं ना कि कितना उसका ब्रेथ है। होता है सर। लेंथ से मेजर नहीं करना है हमें, ब्रेथ से करना है। हाँ, आप ओशन में बोलो तो नहीं समझ में आता है, लेकिन ओशन में भी कितने पर्टिकुलर डायरेक्शन तक, कितने एक पर्टिकुलर किलोमीटर तक वो पूरा टर्बुलेंट फ्लो बन रहा है, तो उस पूरे टर्बुलेंट फ्लो का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कौन से गैजेट से? सेम, कोई भी गैजेट हो, जो भी गैजेट होगा उसका रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला वहां पे वर्क करता रहता है। गैजेट क्या है आई डोंट नो, ओके सर, ओके। बट फॉर्मूला ये होगा इसी फॉर्मूला से। मतलब जैसे कि देखो अपने पास टेलीस्कोप होता है, मैंने बताया हुआ ना आप लोगों को कि मतलब सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो विल यूज द पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड ऐसे ही थोड़ी ना मेजर होता है, वो फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हुआ है? टेलीस्कोप में। तो टेलीस्कोप जब भी आप लोग यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली।
समझे आप लोग? तो वैसे ही ये फॉर्मूला किसी न किसी गैजेट में होगा, समझे सब लोग? Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज फाउंड दैट अब गाइस लिखना क्या है सुन लो, आप लोग लिख लेना बाद में। नेक्स्ट मतलब पॉइंट चेंज कर करके लिखना है। इट इज फाउंड दैट फॉर Rn लेस देन 1000, अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम होगा तो वहां पे फ्लूइड स्ट्रीमलाइन होगी। याद रखना, जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से लेस होगा, इट मींस दैट फ्लूइड विच इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलाइन। अब अगर हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है 2000 नंबर से ग्रेटर होगा, जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से ग्रेटर होगा, एट दैट टाइम इट इज हैविंग द इन द फॉर्म ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। याद रखें, जब भी 2000 से ग्रेटर होगा तो मतलब फ्लूइड टर्बुलेंट फ्लो के कंडीशन में होगी, समझे? और जब भी रेनॉल्ड नंबर 1000 और 2000 के बीच में होगा तो ये अनस्टेडी होगा। समझ में आ रहा है? जब 1000 और 2000 के बीच में होगा तो ये अनस्टेडी होगा। अनस्टेडी होगा मतलब ये कुछ देर के बाद टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आया सबको? Unsteady मतलब ही turbulent flow ना। यस, मतलब 1000 से मतलब 2000 से ग्रेटर होगा मतलब टर्बुलेंट में हो जाएगा। तो 1000 से लेके 2000 के बीच में ये अनस्टेडी होता है। अनस्टेडी का मतलब अब इसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कुछ ही देर के बाद ये 2000 से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? Yes, sir. तो उस पैराग्राफ को आप लोग पॉइंट वाइज करके लिख लोगे। पैराग्राफ को क्या करोगे? पॉइंट वाइज लिखोगे। समझे सब लोग? यस सर। पॉइंट समझ में आया सबको? अब गाइस उसके बाद विस्कोसिटी रहेगा, विस्कस रहेगा, विस्कस ड्रैग रहेगा। विस्कस ड्रैग के आगे अब हम लोग अगले लेक्चर में बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। समझ में आया सबको? यस सर। अभिषेक, वरुण, आप लोग ये Yes, sir. लेक्चर डाउनलोड हो रहा है, इस लेक्चर को एक बार वापस सुनना जरूर, ठीक है? Yes, तो sir. जो भी Thank you, डाउट्स sir. हैं वो क्लियर हो जाएंगे। Yes, sir. Thank you, sir. Okay guys, then we'll stop here. ओके सर। Okay ma'am. Okay, We'll stop sir. here now. Thank you. Thank you. Bye everyone, take care. बाय सर, हैव अ गुड डे।